Everyone, myself Dr. Amit Kamte, I am reproductive medicine consultant and obstetrician from पुणे। आज हम जानेंगे कि बार बार मिसकैरेज क्यों होता है। What is the cause of recurrent pregnancy loss? बहुत बार ऐसे देखा गया है कि पेशेंट ओपीडी में आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा नहीं ठहर रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो हम क्या करें। तो इसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी लेंगे। जनरली समझिए कि 100 लोगों की प्रेगनेंसी हो गई है आपके साथ, तो उनमें से 10 से 20% प्रेगनेंसीज आगे नहीं जा पाती। ओनली 80 to 85% प्रेगनेंसीज जो रहती है वो आगे जाती है। जो नेचर है, नेचर में एक लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें अगर नेचुरली बेबी खराब हो तो वो गिर जाता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो हम इसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की डेफिनेशन से देखें तो जिनको 3 और 3 से ज़्यादा बार गर्भपात हुआ है, नहीं तो अगर आपको 2 से ज़्यादा गर्भपात हुआ है और उसमें बेबी का हार्ट चालू हुआ है और फिर भी गर्भपात हुआ है, तो इसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। अब हम देखेंगे एबॉर्शन के सिम्टम्स एंड साइंस क्या हैं। जनरली पेशेंट को ब्लीडिंग चालू होता है, जो कभी कभी स्पॉटिंग रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चालू होता है जिसमें क्लॉट्स भी पास होते हैं। दूसरा है पेन इन एब्डोमेन, जैसे पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, कभी कभी कमर में दर्द चालू होता है पहले और फिर पेट में चालू हो जाता है, जो दर्द क्रोसिन की दवा या कोई पेन किलर से नहीं रुकता। अगला सिम्टम है कि कभी कभी पेशेंट के जो प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम रहते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, वो खुद ब खुद कम होना चालू हो जाते हैं और सोनोग्राफी पे बच्चे का जो हार्ट है वो बंद दिखता है, तो इसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। ये भी एक साइन सिम्टम है। तो अब हम जानेंगे कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कारण क्या हैं। पहला कारण है माँ की उम्र। जनरली ये देखा गया है कि अगर माँ की उम्र मोर देन 35 ईयर्स है तो प्रेगनेंसी लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। लगभग 20% से 25% तक एबॉर्शन रेट पाया जाता है। ये क्यों रहता है? जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे ही अंडाशय के जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनमें डिफेक्ट पाए जाते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में जो डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम रहता है वो विथ एज कम होना चालू हो जाता है, तो इसलिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो रहते हैं उसमें डिफेक्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी बात यह है कि जनरली अगर माँ की उम्र 40 के ऊपर, 45 के ऊपर जा रही है तो 40 के ऊपर होने से लगभग 40% चांस ऑफ एबॉर्शन बढ़ता है और 45 के ऊपर होने के बाद इट गोज अप टू 80% चांसेस ऑफ एबॉर्शन बढ़ता है। दूसरा हमने कारण देखा है जेनेटिक। इसमें हमने देखा है कि अगर माँ और पिताजी दोनों में से किसी को भी जेनेटिक डिफेक्ट रहे, इट माइट बी मेजर डिफेक्ट और माइनर डिफेक्ट, फॉर एग्जांपल रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, नहीं तो टर्नर मोज़ेक सिंड्रोम, ऐसा कुछ भी रहा तो एबॉर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो बेबी बनता है वो जेनेटिकली डिफेक्टिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगला जो प्रॉब्लम देखा है वो है हार्मोनल। इसमें हमने पाया है कि कभी कभी थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी शुगर का प्रॉब्लम रहता है विच इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कभी कभी हमने देखा है पीसीओडी फीमेल रहती है, उनमें हार्मोन्स आर इम्बैलेंस, सो बेबी इक्वोल्यूटियल फेज डिफेक्ट होके एबॉर्शन की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी हमने एंड्रोजन एक्सेस सिंड्रोम देखे हैं, फॉर एग्जांपल कुशिंग सिंड्रोम, यहाँ जो एंड्रोजन ज़्यादा रहता है उसकी वजह से भी एबॉर्शन की संभावना बढ़ जाती है। अगला जो देखा गया है वो है इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट। इसमें ऑटोइम्यून डिसीजेस और नॉन ऑटोइम्यून डिसीजेस देखे गए हैं। ऑटोइम्यून डिसीजेस में एसएलई, उसके बाद आर्थराइटिस और जो हम बोलते हैं खून की गर्मी की बीमारियां। अगला देखा गया है कि थ्रोम्बोफिलिया, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोफिलियाज है, जैसे आपला सिंड्रोम है जिसमें खून जो रहता है वो माँ से जब बेबी को जाता है तो वहाँ खून की गुठलियाँ होती है, इसकी वजह से माँ से बेबी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जाता और प्लासेंटल
इन्फेक्शन बैठता है उसकी वजह से एबॉर्शन की संभावना बढ़ती है, नहीं तो बेबी में ग्रोथ का प्रॉब्लम आता है और कभी कभी रेयरली बच्चा पेट में गुजर भी सकता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान रहता है। एस्पिरिन की गोली नहीं तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं आपके, और ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर से सलाह से ही लेना चाहिए आपको। अगला जो डिसीज देखा जाता है वो है प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी। उसमें भी थ्रोम्बोफिलिया का ही प्रकार ये भी, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम आता है। अगला जो कारण देखा गया है वो है यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर में कभी कभी क्या होता है कि गर्भथैली में फाइब्रॉइड रहता है, एडिनोमायोसिस रहता है, नहीं तो गर्भथैली में पर्दा रहता है, नहीं तो गर्भथैली बनते टाइम ही डिफेक्टिव रहती है जैसे बाइकॉर्नियट यूटेरस। तो ऐसे टाइम में एबॉर्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी कभी ये डिफेक्टिव गर्भथैली में गर्भथैली का मुंह भी डिफेक्टिव होता है जिसको हम इनकॉम्पिटेंट पॉस बोलते हैं, जिसमें जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरी तिमाही के एबॉर्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अगला जो देखा गया है रेयरली इन्फेक्शन, बट इन्फेक्शन रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस करने की संभावना बहुत कम रहती है। नेक्स्ट जो है वो है इडियोपैथिक, जिसमें हमें कारण नहीं पता चलता लेकिन ऐसा होता रहता है। सब चीज़ें देखते हैं डॉक्टर लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ये क्यों हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक, और ये जनरली लगभग 40 to 50% लोगों में दिखाई देता है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें रिकरेंट एबॉर्शन होने में बढ़ावा देती है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, ड्रग एब्यूज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे अभी हमें इसकी जांचें कैसी करनी है। तो हम जब पेशेंट रिकरेंट एबॉर्शन का हमारे पास आता है और जब ऐसे पता चलता है कि उनके पेट में बच्चा खराब हुआ है, तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि हम बेबी का टिश्यू के जांच करेंगे, जिससे हमें इजीली पता चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जनरली आफ्टर डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन जो बेबी का टिश्यू रहता है वो निकाला जाता है और वो क्रोमोसोम एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। अगर टिश्यू लाइव है तो क्रोमोसोम एनालिसिस का फायदा होता है, जिसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। और हम क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो टिश्यू को हम फिश बोल के एक टेस्ट रहते हैं, उसमें हम कुछ स्पेशल मार्कर्स रहते हैं जेनेटिक, वो टेस्ट करते हैं। तो माइक्रो एरे बोल के एक टेस्ट आती है, थोड़ी महंगी रहती है, लेकिन इससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जीन्स के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीशन डिफेक्ट, ट्रांसलोकेशन डिफेक्ट्स ऑफ द जीन्स। ओके, तो ये क्रोमोसोम में जीनेटिक लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने का तरीका है। माइक्रो एरे जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, एक है CGH कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो कॉमनली किया जाता है, और दूसरा है SNP एरे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जनरली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके हिसाब से डॉक्टर दवाइयाँ देता है। फॉर एग्जांपल अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड की दवाई देंगे, डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आप्ला सिंड्रोम है, प्रोटीन C/S डेफिशिएंसी है, तो इसके हिसाब से एस्पिरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दे सकते हैं। तो एक्सपर्ट डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में ये भी देखा गया है अगर गर्भथैली में कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। जनरली लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी से ये चीज़ें की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर गर्भथैली में पर्दा है तो उसको लेज़र से नहीं तो सीजर से काटा जाता है। अगर गर्भथैली में फाइब्रॉइड है तो उसको निकाला जाता है। दूसरी बात है अगर गर्भथैली का मुंह छोटा है, गर्भथैली के मुंह में पावर नहीं है बच्चे को पकड़ने का, तो गर्भथैली के मुंह को टाका डाला जाता है। अब जेनेटिक डिफेक्ट रहेगा तो क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो आपको जेनेटिक काउंसलर से काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में जेनेटिक काउंसलर से काउंसलिंग लेने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो हमें मेल कर सकते हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।